FIR 7। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस कातिल की गली के कोने पे। देख रहे हैं शमसी सोसाइटी लिखा हुआ है। और असल में घर से थोड़ा सा प्रोग्राम हम दूर इसलिए कर रहे हैं, अभी हम लोग घर गए थे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो हमने भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि किसी को हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मेरा कैमरा ने फोकस करके दिखाए, वो जो सामने चौथा या पांचवा घर है, काला गेट नज़र आ रहा है, वो घर है। घर भी अच्छे बने हुए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मामला है क्या। मामला मतलब जिस तरह बताया जा रहा है कि ये जो पैसे की लेन देन का मामला था, कर्ज जो है वो कर्जदार था, और ये जो मामला सामने आ रहे हैं, समझ से बाला तर है। क्या कर्ज अगर चढ़ गया किसी के ऊपर, क्या वो एक ही उसके सामने मंजिल है कि बच्चों को ज़िबा कर दे, अपनी बेगम को ज़िबा कर दे, अपनी फैमिली तबाह बर्बाद कर दे, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना ले। खुद को भी काटने की कोशिश की, लेकिन खुद बच गया। क्यों बच गया? ताकि उसको दुनिया में उसको इबरत बनाया जाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है ऐसे बाप के बारे में। भला जिस तरह मैंने अभी, जिस तरह आपने देखा, अभी मैं SHO साहब के साथ बैठा हुआ था, उनके सामने मैंने ये बात कही। आप लोगों के ज़हन में भी ये बात आ रही होगी, क्या भला सगा बाप अपने बच्चों को इस तरह छुरी चला सकता गर्दनों पे? क्या जो कैमरे के उस पर लोग देख रहे प्रोग्राम, ये सोच भी नहीं सकते आप लोग। मैं यकीनन ये वसूख से कह रहा हूं, अपना खून, अपना लख्ता जिगर। आप यकीन करें, ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल काम है। गुस्सा मेरे अंदर भी भरा हुआ है। अभी जब SHO साहब ने उसकी वीडियोस मुझे दिखाई, जब वो बयान लिख रहा था, क्योंकि इसका जो वोकल कॉर्ड है वो कट गया, वो बोल नहीं सकता। अब तो ये डॉक्टर्स बताएंगे, क्योंकि कुछ ये भी कहा जा रहा है, ज़राए ने बताया कि शायद वो अब बोल ही नहीं सकेगा। अभी ये तो ज़राए ने बताया, अब ये तो जो डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो बताएंगे। लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं ऐसे लोगों के बारे में जो इस तरह अपना आशियाना तबाह बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा भला बंदा जिसका घर देखकर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या भला बंदा ऐसा स्टेप उठा सकता है? ऐसा भी क्या कर्ज? जिस कंपनी में काम करता था, वो मारूफ मशहूर कंपनी, उसका सेल्स मैनेजर, ये भी सुना कि उसको गाड़ी भी दी हुई थी। मेरे पास, यकीन करें, जब वो वीडियोस और मैंने देखी, जब मैंने बच्चों की तस्वीरें देखी जो मुझे दिखाई, मुझसे देखी नहीं गई। यकीनन हम इंसान हैं, हम नहीं देख सकते। जानवर को यहाँ पे हल्की सी तकलीफ हो जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरे के उस पर प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर जान दी है, बेशक वो जानवर हो, इंसान हो, परिंदा हो। काश इस शख्स का हाथ रुक जाता, इसका हाथ कट जाता, अपने आप को मार लेता, लेकिन अपने बच्चों को, अपने लख्ते जिगर को मत मारता इस तरीके से। वो वहशी दरिंदा अभी वो कराची के जिना हॉस्पिटल में मौजूद है, ज़ेर इलाज है, ताकि उसको वहां से सही करने के बाद उसको जेल मुंतकिल किया जाए और उसको फिर सजा सुनाई है। और मुझे यकीन है अपने स्टेट पे, मुझे यकीन है अपने सरबराहान पे, को यकीनन वो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और यकीनन इबरत का निशाना बनाना होगा। ऐसा भी क्या कि बाहर कर्ज चढ़ा है, घर पे लाशें बिछा दो, ऐसा तो कहीं नहीं होता। बड़े बड़े बिजनेसमैन से जो अर्श से फर्श पर गिर जाते, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करता। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। यकीन अल्लाह पे होना तो इंसान फिर ये कदम नहीं उठाता। फिर इंसान को पता होता है कि मैं दोबारा से खड़ा होऊंगा, दोबारा से अपने कारोबार को एस्टेब्लिश करूंगा, जबकि वो नौकरी भी करता था। मैं तो जब मैं देख रहा था वीडियोस जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, मैंने कहा वाकई क्या पता वीडियो गलत हो सकती है, ये घर इसका नहीं है। देर में ख्याल आया, लेकिन जब मैं उसके घर के बाहर, सामने उसका घर है, जब मैं उसका घर देखा, मैं खुद हिल सा गया। कहीं से नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल ही गया गुजरा होगा। बड़े मजे से बयान लिख रहा था वो। मुझे SHO साहब ने जब वीडियो दिखाई, बोल नहीं सकता था, जाहिर है उसका कॉर्ड
कटा हुआ है, कहाँ से बोलेगा वो? बड़े मजे से टाइप किया उसने। जब टाइप किया और टाइप करने के बाद इन लोगों ने वो जो उसका बयान था वो उस तरीके से उन्होंने लिखा, सारी बातें सारी तफसील उसने बयान की, लेकिन टाइप करके। जो मुझे पेपर्स पढ़ा है वो बयान वो भी आपको दिखाया है एसएचओ साहब ने। आइए यहाँ पे आवाम मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या समझते हैं वो जो ये मामला हुआ है, और ये ऐसा मामला है जो अभी तक हल नहीं हुआ। घर वाले एफआईआर कटवाने को तैयार नहीं है। सरकार ने अपनी मुद्दत में एफआईआर लॉन्च की है, वो इसलिए की है कोई वारिस ही सामने नहीं आया। मेरे पास अल्फाज नहीं। आइए आवाम के बीच में जा रहा हूं, मैं वहां से आपको ज्वाइन करता हूं कि हम सबको मिलकर आवाज बनना होगा, ताकि वो जो बच्चे हैं ना जो दुनिया से गए हैं इस तरीके से, ताकि उस शख्स को इबरत का निशाना बनाया जाए, उस शख्स को उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लोग सामने आने को तैयार ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भाई? भाईजान आप इतनी बात कर रहे हैं कि इबरत का निशान बनाया जाए। इमरान खान ने मुल्क का जो हाल कर दिया है कि मेरे कपड़े फटे हुए, लेकिन मैं काम करने में मजबूर हूँ। 1 हफ्ते से बीमार हूँ, इसके बावजूद मैं काम करने में तैयार हूँ। आपने इमरान खान के खिलाफ कितनी कंप्लेन चलाई है? एक वो जलसा लेकर आता है, 500 आदमी होते हैं, पूरा दिन उस पे पूरा टीवी चैनल लगा रहता है। उसके मुल्क की माशी हालत ये 8 महीने में 9 महीने में जितनी इस इमरान खान ने कर दी है, इसके अलावा और कौन कर सकता है? नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए वो चोर है। उसने कितनी चोरी करी है, कितने डकैतियाँ मारी है, जो इसके ऊपर तोशा खाना केस है। जनरलों को गालियाँ दे रहा है। मैं बेरोजगार हूँ, जब मैं अगर 1 हफ्ते काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में भूख प्यास मरी हुई है, मैं अभी भी बीमार हूँ, बीमारी में काम कर रहा हूँ, मेरे को कौन मदद करेगा? क्या मैं भी अपने बच्चों को मार लूँ या अपने बच्चों को काट लूँ? क्या इसके ऊपर आप है ना, इसके ऊपर कोई प्रोग्राम करोगे? जो मर गया उसके ऊपर तो आपको प्रोग्राम हो रहे हैं, जो जिंदा है, जो यहाँ पर खड़े हुए कितने बेरोजगार होंगे, उसके ऊपर आप कितने प्रोग्राम करते हैं? बेशुमार प्रोग्राम्स की आपने देखे नहीं है, ये हमारा कसूर। ये हम बहुत प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत सोशल। हमारा काम है आवाज उठाना। मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, हमारा काम है आवाज उठाना। हम थोड़ी आपको ये रोजगार देंगे, रोजगार तो आपको स्टेट देगा, रोजगार तो आप खुद जाके। आपने उस मुल्क को बदहाली पे पहुंचाने में इन टीवी चैनल्स और इस मीडिया मालकान का सबसे ज्यादा कसूर है। कैसे? इसलिए कसूर है, एक शख्स जो 5000 की या 500 की रैली लेके निकलता है, उसको पूरा दिन ये टीवी मीडिया दिखा रहा है। मुल्क के अंदर वो जाके तकरीरें कर रहा है कि मईशत की ये हो गई है, ये हो गई है। मुल्क डिफाल्टर नहीं है, वो डिफाल्टर करने पे तुला हुआ है। टॉपिक है, हम आएंगे आपके। अच्छा ये जो बच्चों को जो इस तरह मारा है, क्या कहेंगे? या मारा है तो किस लिए मारा है? जब ये डिफाल्टर चढ़ा हुआ था, कर्ज चढ़ा हुआ था ना। कर्ज किसकी वजह से चढ़ा हुआ था? अटल है, आपकी बातें बिल्कुल अटल है, मगर इस टॉपिक से हटके। आपने ये बात की, ये है कि टॉपिक से हटके आपने बिल्कुल भाई बात बेरोजगारी है, बेरोजगारी किस वजह से? मेरी बात सुने सर, आप मोज़ेस शहरी हैं कराची के, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, ठीक है, आप हमारे बड़े भी हैं। आप मुझे एक बात बताएं सर, आज हम आवाज़ बनने निकले, अभी हम थाने से आ रहे हैं, हमने वहाँ सारा कवरेज की अपने प्रोग्राम की। हम जब घर पर गए वो सामने आने को तैयार नहीं, तो हमने सोचा कि आवाम से भी तो पूछे ना, आवाम क्या समझती। देखिए ना, उसने अपने 3 बच्चों को, आप इधर ही रहते हैं, आपको वाकई का पता चला होगा ना? अखबार से न्यूज़ से पता लगा। क्या गुजरी आपकी? बहुत शदीद सदमा हुआ, बहुत दुख हुआ। बताएं खुदा की कसम, ठीक है, मुझे इतना अफसोस हुआ। पीछे जो भाई दुकानदार बैठे हुए, मैंने उनसे जब सवाल किया, कह रहे ये रब ने किया, ये रब ने कहाँ से कर दिया? कैसे कर दिया? रब ने। अच्छा, सर आप बताएं, आप अपने लखते जिगर को, सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कसम खुदा की। इनका भी जो है रब की मर्जी के बगैर नहीं हलता, मगर बात ये नहीं है, ये तो उसको समझ में नहीं आ रही। हर बंदा कर दे, हर रब ने कर दिया। एक बात बताएं, आप देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर रहा हूँ, कुर्बानी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने दुमा पेश कर दी है, ठीक, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को नाज़रीन पता था कि हम लोग अपनी औलाद पे छुरी नहीं फेर सकते। काविश से जो है इनकी फैक्ट फाइंडिंग सामने आएगी, मगर इसको ज़्यादा हाईलाइट करें। वो नाराज हो रहे हैं। कौन? तो हर एक का अपना ओपिनियन है। नाराज भाई ऐसे लोगों के साथ, अब देखें ना, वो तो वायरल बच गया है वो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, असल में जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, इसको क्या सजा होनी? आप इनके पड़ोसी से पूछे, जब कोई सामने नहीं आया। पड़ोसी से पूछे या उनके घर वालों से पूछे, फैक्ट फाइंडिंग जब तक नहीं आएंगी तो आप सही जगह पे पहुंच नहीं भाई कह रहे हैं किसी की फैमिली का मैटर, इस टाइम फैमिली का मैटर नहीं है, इस टाइम हमारे फैमिली का कहाँ से मैटर है?
सजाए मौत दी जाए, बेशक जाए, मगर बात ये नहीं है जब तक असल हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। ये दुनिया का मैटर आ गया है, फैमिली मैटर नहीं है। उसने तीन बच्चों को काटा, एक खातून को काटा। जब अपने मुसलमान है हम लोग, मेरा भाई हो, मेरा सगा बड़ा भाई हो, उसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरा सगा भाई हो, मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मेरे सामने आ जाए मैं उनको चीर दूंगा। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मैं खुद बेटियों वाला हूँ। मैं जब ये सुना हूँ, पूरा रात मैंने खाना नहीं खाया है और पूरा एक दिन मैं सो नहीं सका हूँ। मेरा सगा भाई हो, बाप हो, खानदान में को चीर के रख दूंगा मैं। ऐसे इंसान को जीना नहीं चाहिए, ऐसे इंसान को टुकड़ा करने चाहिए। ऐसे मैं बोलता हूँ, मेरे को ये कानून, ये मेरे को इजाजत दे, मैं उसको टुकड़ा करूंगा उसके। भाई एक बात बताओ, जो गुस्सा आपके अंदर है ना, वही गुस्सा बलबला मेरे अंदर है। एक बात बताएं भाई, पीछे एक दुकानदार बैठे हुए कह रहे हैं आप गलत काम, हम गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही काम कर रहे हो, बिल्कुल सही काम। तो हम इस्लामी मुल्क है, मुसलमान है, मुसलमान का काम ये नहीं है करना, ये मुसलमान का काम ही नहीं है, ये गैर मजहब का काम है। वो भी ऐसे नहीं करते, वो भी ऐसे नहीं करेंगे। हमसे तो गैर मजहब वाले बेहतर हैं, हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं। हम इंसान हैं, जानवर हैं हम लोग। सर आप एक बात बताओ, एक सवाल है मेरा आपसे। एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता नाज़रीन, बाप बेटी का रिश्ता, कितना खूबसूरत रिश्ता। रहमत, मैं अपनी अगर बात बताऊं ना, आप यकीन करें, मैं खुद बहनों वाला हूं और मुझे बहुत प्यार अपनी बहनों से। मैं सच बता रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि उनके होने से ना एक घर में डिसिप्लिन आ जाता है, एक घर में तहजीब आ जाती है, एक रौनक आ जाती है। जब बहन फरमाइश करती है मुझे उधर जाना है, बहन मतलब ये अल्लाह ने खूबसूरत रिश्ता बनाया है। भाई बात सुने, क्या कहना चाहेंगे आप बेटियों वाले? जिस तरह आपने कहा, आपने खुद लाखों करोड़ों लोग आप वो देख रहे हैं, आपने उनको भी झंझोड़ के रख दिया। आपका प्यार अपनी बेटी के साथ कैसा है? मैं बोलता हूँ उसके लिए मैं मरना बेहतर करूंगा, उसके लिए अपनी जान देना बेहतर करूंगा। ये खिलौना काम नहीं करूंगा। जितना भी कर चढ़ाओ, जितना बड़े जुर्म हो, कितना बड़ा कहर गिरा हुआ हो, ऐसा काम नहीं करूंगा। खुद को मार दूंगा, कितनी बड़ी गुनाह क्यों ना हो, खुद को मार दूंगा। उनको कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार नहीं करूंगा। आपके जो जज्बात है ना, खुद को मार दूंगा। कितना बड़ा घर में मसले मसाइल कुछ भी हुआ है, मेरे घर में क़यामत टूटी हुई है, खुद को मार दूंगा। उनको कुछ नहीं करूंगा। बस सर मैं यकीन करें, जो जज्बात आपके हैं ना, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों के जज्बात वही हैं जो बेटियों वाले हैं। और मैं नहीं मानता कि कोई भी शख्स अपनी बेटी से प्यार ना करता हो। वाला ऐसा कभी जिंदगी में काम नहीं करेगा। वो खुद मरना पसंद करेगा, खुद जाके ट्रेन के नीचे लेटना पसंद करेगा। ऐसा काम बेटियों वाला नहीं करेगा। और इंसान का बच्चा, नासूर बच गया, खुद इंसान का बच्चा है, वो खुद बच गया। बिल्कुल, वो इंसान का बच्चा नहीं है, वो जानवर है। इंसान कभी नहीं करेगा, मुसलमान ऐसा कभी काम नहीं करेगा। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि आप सबों को दिखाएं, देखें, लोग की इबरत लें इससे। और जो कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई करता है तो उससे इबरत लेगा। ये आपका प्रोग्राम देखे बहुत आपको सलाम है, मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। भाई बेटी को गोद में उठाया हुआ, बेटी अब जी बिल्कुल मेरी बेटी है। कितना प्यार है इस बेटी? बस इतना प्यार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। इस इलाके में रहते? जी बिल्कुल। पता चला इधर बाप ने बेटी को? बाप थोड़ी था, बेगैरत इंसान था। बाप ऐसे थोड़ी होते हैं। मुझसे पूछे ना मेरी कैसी खिदमत करते हैं। जब ये मैं काम से आता हूँ, ये बच्चे मुझे पानी का पूछते हैं। मेरी बड़ी बेटी मेरे पानी का पूछते हैं, मेरी जूते उतारते हैं, मैं लेटता हूँ, मेरे मोज़े उतारते हैं, बाबा पानी पिए। पैसे का तकाजा करते हैं बच्चे, नहीं, ये सबसे पहले सारा कुछ करके उसके बाद बोलते हैं बाबा पैसे थे। ये बच्चे हमारे लिए, और उसने क्या कर दिया, मैं तो हैरत है इस बात पे। देख ले आपके सामने, ये भी बाप है। नाज़रीन, दो बेटियां, इधर आओ बेटा। और आपके सामने नम होगी आंखें बाप की, उसके पास अल्फाज नहीं है। जब घर आता होगा ना ये शख्स, जब इन दोनों को देखता होगा, पूरे दिन की थकावट उतर जाती होगी। मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप लोग रहिए मेरे साथ, अभी माहिर नफ्सियात मुझे ज्वाइन करेंगी, उनसे बहुत सारे सवाल मेरे होंगे आजकल के माशरे के बारे में। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बस यही कहूँगा, क़यामत से पहले
कयामत के मनाजिर नजर आ रहे हैं। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। आइए अभी मैं मौजूद हूँ साइकोलॉजिस्ट शमसा कंवल साहिबा के साथ। उनसे पूछूंगा, उनसे जानूंगा कि हमारे माशरे में ये जो एक नासूर जन्म ले लिया है, इस नासूर ने कि लोग छोटी छोटी सी बात पे लोग एक दूसरे को या तो मारने पे आ जाते हैं या बुरा भला कहने पे आ जाते हैं। वजह क्या है? जबकि अगर बात कीजिए, हम लोग 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और दुनिया तरक्की कर रही है, हम लोग इन मामला से नहीं निकल रहे। आइए मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ, इनसे पूछूंगा इससे हम निकलेंगे कैसे। शमसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या समझती है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? हम लोग ये जो वाक़या है, अभी ऑफ द कैमरा आपकी खुद आंखें नम सी थी, आप खुद परेशान होगी जब आपने कहा कि आपने टीवी पर भी देखा ये न्यूज़, और क्या कहेंगे इस बारे में? वो जो वहशी दरिंदा था, वो क्या समझती, क्या ज़हनी मफलूज था या माजूर था? जैसे हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी टीवी पर कि एक बंदा है जिसने अपनी 3 बेटियों को कत्ल कर दिया और अपनी बीवी को, यानी उसने अपने पूरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर दिया, मार दिया। तो सबसे पहली जो बात मेरे जहन में आई थी वो यही थी कि जो रीज़न हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं टीवी पर, ये रियल नहीं हो सकती, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये जो आपने अभी सवाल पूछा, क्या वो जहनी माजूर था, तो ऐसा कभी मैंने नहीं सुना कि किसी जहनी माजूर ने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया। जहनी माजूर जो है वो लोगों को मारता फिर रहा है। जहनी माजूर जो है वो अपने लिए शायद थोड़ी बहुत मुश्किलात पैदा कर लेता है, अपने लिए उसको एक असिस्टेंस चाहिए होती है। जहनी माजूर लोग दूसरों को परेशान इतना नहीं कर रहे होते जितना इस बंदे ने सफाकी से अपनी 3 बेटियों को और अपनी बीवी को कत्ल कर डाला। आई डोंट थिंक सो वो जहनी माजूर था, बट वो जहनी इलनेस का ज़रूर शिकार था। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होंगी जो शायद अभी तक कैमरा पे नहीं आई हैं, हम उसके बारे में 100% श्योर भी नहीं है, बट आई एम श्योर कि उसकी कोई जहनी बीमारी की या तो हिस्ट्री रही होगी, या अगर उसने कभी अप्रोच नहीं किया है साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, बट उसके अंदर वो ट्रेट्स ज़रूर रही होंगी। सिर्फ फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम को लेकर आप पूरी फैमिली को कत्ल नहीं कर सकते। उसकी ज़रूर अपनी पर्सनैलिटी में, उसके माइंड में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए उसको एक प्रॉपर इलाज की ज़रूरत थी। शायद उसने या किसी और ने कभी इस चीज़ पे गौर ना किया। शमसा, सॉरी आई इंटरप्ट यू, क्या बताएंगी आप? क्योंकि देखिए लाखों लोग देख रहे हैं, और क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। मेरी नॉलेज के मुताबिक साइकोलॉजिस्ट सेशन से सही करता है और जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिकेशन से, ऐसे ही है? बेसिकली ये है कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपको एट द टाइम, एट द स्पॉट। यानी जैसे आपका कोई बीमारी है और वो ऐसी हो चुकी है कि वो बातचीत से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो वो उसी वक्त आपको दवाई दे के आपको काम करेंगे, कूल डाउन करके। उसके बाद का जो सारा काम है वो साइकोलॉजिस्ट का है, यानी एक प्रोलॉन्ग पीरियड में उसका इलाज चलेगा। सही, मतलब सेशंस के थ्रू। जी बिल्कुल, थेरेपीज होंगी वो सब। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा, और बिल्कुल राइट बात है कि जिस तरह भी डेफिनेशन आपको बताई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की, और ये इंसान को वहाँ डॉक्टर्स ही बताते हैं कि आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। असल में हमारे माशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम सब ये समझते हैं कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी, या बेसिकली लोग जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से ही गुरेज करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम पागल थोड़ी हैं। वो आसपास के लोग कहते हैं ना, जबकि बैरूनी वो खुद भी सोचते हैं। बहुत सारे लोग खुद हमारे पास आए और उन्होंने कहा मैं पागल थोड़ी हूँ, आप मुझसे ये पूछ रही हैं, या तो हम उनको बताते हैं कि आप पागल नहीं है, यानी माहिर नफ्सियात जो है वो पागल का इलाज नहीं करता। हमारे लोगों ने जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जो एक परसेप्शन जो हमारे नाज़रीन लोगों के ज़हनों में, हम ही आपस में एक दूसरे के ज़हनों में डाल रहे होते हैं। जबकि अगर बात कीजिए ना, बैरून ममालिक की बात की जाए, मैं बात करूँ सब कॉन्टिनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लोग कारोबार भी शुरू करते हैं ना, तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट से जाके मशवरा करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कैरियर के लिए आप करते हैं अप्रोच, आप अपनी फैमिली कैरियर काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग है, आपकी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रही हैं, आप जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास असिस्टेंस के लिए। तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ इतनी आम नहीं है, जिसकी वजह से हमें फिर बहुत ज़्यादा वो जब बल्क में आ जाती हैं चीज़ें तो फिर हमें वो देखने को मिलती है। बात पता है कि हमारे माशरे में अलमी है शमसा कि कोई चला जाए ना जैसे साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास, तो हमारे जो लोग हैं कहते हैं वो पागल हो गया, उसका लेबल कर देते हैं, लड़का पागल हो गया तो उसको जो है ना पागल खाने लेकर गए, लोग इस तरह स्टिग्मेटाइज कर देते हैं बेसिकली। अच्छा शमसा, मुझे ये बताएं, देखिए आज आपको बुलवाने का मकसद ये था, ये एक वाकया तो हो गया, मुझे ये बताएं किस तरीके से पता चलता है इंसान को कि वाकई मैं दिमागी तौर पे मैं मफलूज होता जा रहा हूँ, या मैं वाकई डिप्रेस होता जा रहा हूँ, मैं गहराई में जा रहा हूँ, उस दलदल में जा रहा हूँ जहाँ पे आगे खाई है, आगे कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उसकी क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से इंसान सोचे कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ? बेसिकली तो ये है कि एक इंसान को खुद
फील होने लगता है वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, जब हमें खुद से फील हो रहा होता है। बट जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो शायद जल्दी इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं कि हमारे अंदर बिहेवियरल चेंज आ रहा है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चेंज होता जा रहा है। बट इंसान को जब खुद पता चल जाए, जब हमें पता चल जाए कि भाई मेरी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है, मेरे पेशेंस लेवल जो है वो अब उतना नहीं रहा कि मैं लोगों की बात ज़रा सी बात जो है वो मैं उस पर लड़ने लग जाता हूँ या लग जाती हूँ, तो वो चीज़ आपको खुद एक चेंज फील होता है, ज़रूर होता है। बट अगर मैं उसको भी अपने आप को वो करना शुरू कर दूँ कि नहीं क्योंकि मैं कर रही हूँ और मुझे ऐसा हो रहा है तो मैं रैशनलाइज़ करना शुरू कर दूँ, मैं रीज़न्स बनाना शुरू कर दूँ कि नहीं ये तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि उसकी गलती थी तो मेरा ये रिस्पॉन्स था, वो ऐसा ना करे तो मैं तो ऐसा नहीं करता। तो हमारी ऑफ कोर्स लाइफ में ऐसा ही होता है ना कि जब कोई इवेंट होता है उसके बाद ही हमारा रिस्पॉन्स आता है। तो एक्शन हो गया एक, तो अब मेरा रिएक्शन क्या है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे नोटिस करनी है। अब मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली भी मुझे नोटिस करके बता सकती है कि भाई आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, आप चीज़ों को सही से टैकल नहीं कर पा रहे हो, आपकी डेली लाइफ जो होती है वो ख़राब होने शुरू हो जाती है। बेसिकली आप अपनी रूटीन को प्रॉपरली लेकर नहीं चल सकते। फिर जब इस केस की बात करें, एकदम से तो नहीं हुआ होगा, ये ठीक है, चल रहा होगा ये मामला काफ़ी टाइम से चल रहे होंगे। और उसके बाद जब हम इसमें देख रहे हैं कि घर वाले जो हैं वो बिल्कुल ही खामोश है, यानी उस बंदे की माँ जो नहीं है बात नहीं कर रही है, और ना भाई हैं ना कोई और आगे आ रहा है कि कोई इस चीज़ को हाँ कोई ऑन कर सके, जी बिल्कुल कोई नहीं आ रहा। तो अब हमें नहीं पता कि उसकी अंदर की बात क्या है, बट जो भी बात है, ठीक है, जो भी चीज़ है, जो भी रीज़न है, इतना बड़ा स्टेप कोई नॉर्मल बंदा कभी भी नहीं उठाएगा। अच्छा शम्सा, एक बात यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दूं नाज़रीन कि ये भी ज़राए ने बताया कि इस शख्स को ना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। इस शख्स को घर वाले भी कह रहे थे कि ये दिमागी तौर पे ना बिल्कुल ये इतना डीपली ये उस खाई में जा रहा था ना कि वो इसकी बेगम खुद कहती थी कि तुम्हारा जहनी तवाज़ुन जो नेचुरली ख़राब चल रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये जो इस किस्म के जो पेशेंट्स होते हैं, घर वालों को क्या इसमें अहम किरदार होना चाहिए? क्योंकि देखिए मैं आपको सही बात बताऊँ, जब पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है ना, जब बिल्कुल वो सिक हो जाता है, तो घर वाले भी जो है ना इस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं देते। तो ऐसे घर वालों के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? एग्जैक्टली देखें, इस तरह की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रीज़न्स क्या हो सकती हैं कि बंदा इस तरफ क्यों जा रहा है, इतने इंतहाई कदम क्यों उठाने पे मजबूर हो रहा है। अगर हम नॉर्मली देखें तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं इसके, जैसे ड्रग यूज़ हो सकता है, ठीक है, आपकी मेंटल इलनेस कोई ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है बट आपके अंदर है। मिसाल के तौर पे जैसे कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, तो हर किसी को नॉर्मली नहीं पता चल जाएगा कि ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, हर कोई नहीं इस चीज़ को समझ पाएगा। वो बोलेंगे जी ये अपनी बात से मुकर जाता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी कुछ होता कभी नहीं होता। अब वो चीज़ वो कैसे ले रहे हैं, वो अपने आम अल्फाज में बयान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ तो समझ आती है ना कि यानी एकदम से वो सडन चेंज जो है वो नॉर्मली नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जब घर वाले देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, उसके बाद वो उससे ये कह सकते हैं कि हम आपकी हेल्थ के लिए चाहते हैं, हम आपकी बेहतरी के लिए चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदा जो घर में है उसकी वजह से घर का पूरा इन्वायरमेंट ख़राब है। तो आपने अपने घर के इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए अपने घर में कोई भी आपका मेम्बर है जो कि इस मेंटल कंडीशन से गुजर रहा है, उसको असिस्ट करने के लिए सबसे पहले तो सपोर्ट करनी है, उनको बताना है कि जी ठीक है हम समझते हैं कि आपको कोई मसला है। मिसाल के तौर पे हम इन्हीं की बात को ले लेते हैं कि इनको फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सही है, आप कहेंगे जी हमें पता है फाइनेंशियल क्राइसिस है, मुश्किल वक्त है, हम कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, ठीक है, हो जाएगा, दे देना, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है, एक तसल्ली, एक इमोशनल सपोर्ट। आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते, इमोशनली आप सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे शम्सा थोड़ा मैं आपको ऐड ऑन करूँ कि इस बात को ताकि उस लिहाज से फिर बताएं मेरे नाज़रीन को कि उसने अपने भाइयों को भी, उसके एक भाई सऊदी अरब में रहता था, उसको बताया कि मैं जो है ना बड़ा क्राइसिस में हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, लेकिन भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया। और उसने जब उनका मर्डर कर दिया ना, सबसे पहले जो वीडियोस उसने लाइव दिखाई अपने भाइयों को दिखाई उसने, तो इट्स मींस कि उसको घर वालों से सपोर्ट नहीं थी और वो डिसहार्ट हुआ कि मतलब उससे शायद ज़्यादा उम्मीद थी कि ये लोग मेरी हेल्प करेंगे, और ऐसा नहीं हुआ। तो उसने जो एक रिएक्शन दिया वो बहुत ही इंटेंसिव था। अब ये आता है कि हमें नहीं पता कि वो कब से सपोर्ट पहले कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या हालात थे, किस तरह से वो चीज़ें थी, बट ऑफ कोर्स एज अ फैमिली मेम्बर, भाई के नाते उनको चाहिए था कि वो सपोर्ट करते। अगर वो फाइनेंशियली नहीं कर सकते थे, अपने अल्फाज के ज़रिए सपोर्ट कर लेते। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की आवाम को? पाकिस्तानी आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करें, आप ख़ुद को वो करें, एसेस करें, अपने आप को देखना शुरू करें। अगर कोई आपको गाइड करता है, कोई आपको बताता है, आपकी हेल्प हो रही है, वो आपके ऊपर तनकीद नहीं है,
या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तनकीद है तो आप उस तनकीद को अपने लिए एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। आप उसे अपने लिए इस्तेमाल करके अपनी शख्सियत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। हमारी शख्सियत, हमारी सोच, हमारी जो बात करने की एक अदा होती है वो, और आपका एक अपीयरेंस, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी शख्सियत को बना रही होती हैं। तो जब तक आप, चाहे आप ज़ाहिरी तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं बट आप मेंटली तौर पे टूटे हुए हैं, ब्रेक डाउन हो चुका है, यू मस्ट नीड अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो आपको उसमें ज़रूर जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं मौजूद जो आपकी बात सुन सकते हैं तो आप उनके पास जाएं। शम्सा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप जब हमारे प्रोग्राम में आती हैं, यकीन करें मुझे भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पता थी आपसे सीखने को मिलती हैं, लाखों लोगों को सीखने को मिलती हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये थी मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट शम्सा कंवल साहिबा। और जिस तरह इन्होंने भी, वही जो मैं सेकंड करूँगा कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो जजमेंटल नहीं होते, वो तो बल्कि आपको सिखा रहे होते, बता रहे होते, आपको वापस आपको अपनी ज़िंदगी में, आपको रूटीन लाइफ में लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन हम शायद ये समझते हैं कि हम या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो शायद मैं पागल हो गया हूँ तभी मैं जा रहा हूँ। आप ये दुनिया उसको बोल रही थी, दुनिया की बातों में कभी मत जाए। आई एम टेलिंग यू, दुनिया तो बातें करती है, करती रहेगी। दुनिया कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप आगे आप तरक्की करो या आगे आप कामयाब हो। हर बंदा, यकीन माने, आजकल के दौर में, स्पेशल मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ, मैं पुराने दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त के दौर की तो क्या ही बात थी, जो हमारे बाप दादा हमें बताया करते थे और हमें समझाया करते थे कि वो एक अलग दौर था। लेकिन अभी जिस फेज़ से हम लोग गुजर रहे हैं ना, ये फेज़ बहुत मुश्किल है और आगे भी मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि कोई बंदा किसी को ये नहीं चाहता कि आगे ये खुश क्यों है। तो इसलिए मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, वहाँ पे लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। ये थोड़ी समझते हैं कि मैं पागल हूँ तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान में अवेयरनेस की ज़रूरत है और मेरी गुजारिश है उन इदारों से कि लोगों का अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद के लिए, साइकेट्रिस्ट आपकी मदद के लिए। और मैं यही कहूँगा कि अपने घरेलू जो मामला है ना, अगर आप लोग खुद ही बैठ कर सुलझा लेना, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इतना खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का, और बीवी की मैं बात करूँगा कि बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर को समझे, उसको उसके पास बैठे, बजाय उसके बच्चे पालने के उससे पूछे तो सही इसको क्या मामलात हैं। एक अगर अच्छा पार्टनर होगा ना, आप यकीन माने, मैं आपको बता रहा हूँ, वसूख से कह रहा हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में एक हमसफ़र अच्छा मिल जाए ना तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली पुरसकून हो जाएगी। आपको अगर इंसान घर में ही उसको सुकून नहीं होगा ना तो ऑटोमेटिकली वो बाहर भी वो बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। आप देखें इधर भी यही मामला हुआ। मैं इस केस की अगर बात करता हूँ, अगर शायद ये जिस शख्स ने, जो वैशी दरिंदे ने, इसका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, वैशी दरिंदा इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए अच्छा नहीं कि हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहन के साथ, तो इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन शायद अगर वो बीवी शायद उसको समझाती, शायद वो उसका जो उसकी हमसफ़र बन के उसने उससे जीने मरने की कस्में साथ खाई थी, शायद उसको बैठ कर समझाती कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, या दो मीठे बोल देती, तो शायद वो ये स्टेप नहीं उठाता। देखिए, इंसान को कोई, वो कहते हैं ना, अब मैं जैसे काम कर रहा हूँ या कैमरे के उस पर जितने लाखों लोग अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, अगर उसका बॉस या उसके घर का सरबरा यानी कि बाप या माँ या बड़ा भाई भी बाप के बराबर होता है, तो अगर आपको हल्की सी थप्पी दे देना कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, तो आप यकीन माने कि इंसान का दिल इतना बड़ा हो जाता है। इंसान बोलता है कि वाकई मुझे किसी ऐसे बंदे ने मुझे जो है वो मुझे समझाया है, तो इसका मतलब है मैं तो आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं जिस पे हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है पूरे पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई हैं। और सर यकीन करें, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम से बोलता हूँ कि आप तो उस कुर्सी पे फाइज हैं। हमेशा मैं कहता हूँ ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मेरी पूरे पाकिस्तान की जानिब से मेरी आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ तो है, लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ भी है कि जिस तरह वैशी दरिंदे ने उन अपनी 3 बेटियों को, लख्ते जिगर को, रहमतों को अपनी जिस तरीके से मार दिया। और इस तरह तो इंसान बकरे को भी ज़िबा करता है ना। जब इंसान कुर्बानी का जानवर लाता है तो अल्लाह पाक ने क्यों कहा है कि कुर्बानी का जानवर लाओ 1 महीने पहले, इतने दिन पहले लाओ कि जब तुम छुरी फेरो ना तो तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हारी कोई ऐसी करीबी चीज़ जो है ना वो अल्लाह मियाँ के पास जा रही, तुम्हें थोड़ा सा दिल में दर्द महसूस हो, तो उस वक्त समझो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। तो यहाँ पर भी इसको ख्याल नहीं आया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस शख्स को ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे ताकि और लोग
कांपे ऐसा करते हुए भी। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और FIS 7 की टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे, FIS 7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7